हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है MPS 04 का ही एक अगला चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति में सेना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है। राजनीति में सेना यानी कि सेना के बारे में इसमें आपको बता रखा है, राजनीति में किस तरह से जो है सेना का इन्वॉल्वमेंट है या सैनिक हस्तक्षेप के जो है क्या कारण है हमारे जो है। तो स्टूडेंट ये आपको जो है इसमें जो भी इन चीज़ें इंपॉर्टेंट से इस चैप्टर में मैंने वो चीज़ें इसमें ऐड करी है जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको पूरे जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा हर क्वेश्चन। और इसके अलावा भी अगर और कुछ आपको जो है इस चैप्टर में जो कि दिया गया है और भी चीज़ें दी गई हैं तो उसके लिए आप जो है हमसे नोट्स ले सकते हैं। उसमें आपको जो है हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई होगी और जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे अपने माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे आपको MA पॉलिटिकल साइंस के जो है सभी चैप्टर्स यहाँ पे जो है हम डालते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है चैप्टर्स में से, कोई और टॉपिक है आपको जो वीडियोस में नहीं है, तो वो भी आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम स्टूडेंट्स को जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपका जो है डाउट्स वीडियो बनाएंगे। तो पहले आज की इस वीडियो में देख लेते हैं राजनीति में सेना। राजनीति में सेना आपका चैप्टर नेम है ये, और इसमें सेना और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, यानी कि कुछ देशों में क्या होता है सैनिक शासन होता है और कुछ देशों में जो है प्रजातंत्र होता है। तो सैनिक शासन कहाँ है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे। फिर जो है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली भी कुछ देशों में है और ये किस तरह से एक दूसरे से बेहतर हैं या ये दोनों क्या हैं इसके बारे में जो है आपको पूरा यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और उस पर क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो आप जो है ये नोट्स भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपके जो है आगे काम आएगा। कई देशों में उनके संविधान तथा कानून के अन्य स्वरूप द्वारा सैन्य बल की भूमिका उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जो सैन्य बल होता है, किसी भी देश कोई भी देश अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले सेना का ज़रूर निर्माण करता है। यानी कि हर देश की हम जानते हैं हर देश की जो है अपनी एक सेना होती है, उसकी सुरक्षा करती है और उसके लिए हर देश में जो है ये उसके संविधान द्वारा उसको दी गई होती है। संविधान में जो है सेना के बारे में भी बताया गया होता है, हर देश की कोई सेना होगी, उस पर कितना खर्च किया जाना है और कितना जो है उसको हमें प्रिपेयर करना है, ये सब जो है एक देश तय करता है। तो कई देशों में उनके संविधान तथा कानून के अन्य स्वरूप द्वारा सैन्य बल की भूमिका उपलब्ध कराई जाती है। हर देश में जो है एक सैन्य बल जरूर उपलब्ध कराया जाता है, उसके संविधान में ही होता है, कुछ कानून उसके लिए बनाए गए होते हैं हर देश में। और ये ज़रूरी भी है, हर देश की अपनी सेना युद्ध से बचने के लिए या कोई भी हमारे पे जो भी परेशानी है हमारे देश पे, उस सैनिक जो है उससे रक्षा करते हैं। हमारे प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के अधिकार सैनिक अधिकारी और पुलिस के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। ये भी एक तरह के जो है सैनिक हैं, यानी कि पुलिस जो है और सैनिक अधिकारी जो है ये जो है प्रजा की रक्षा करती हैं, पुलिस और सेना, जिनमें इन्हें विशेष शक्तियां मिलती हैं और नागरिक स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। वह सैन्य बल राष्ट्र के स्थायी हित की सुरक्षा के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और इनको हमारे यानी कि प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सेना में क्या क्या बनाया गया है, पुलिस अधिकारी बनाए गए हैं, सैनिक अधिकारी बनाए गए हैं जो कि हमारी रक्षा करेंगे। इन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। ये जो है जैसे कि इन्हें जो है गोली चला सकते हैं, ये किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कानून लगा के जो है किसी को, ये अगर किसी के अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो उसके लिए भी जो है ये उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सब शक्तियाँ जो है एक सैनिक को, एक सेना को हमारे देश में या सभी देशों में दी जाती है। और यहाँ पे जो है कहते हैं पर कि नागरिक स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। नागरिक स्वतंत्रता का अंत यहाँ पे हो जाता है क्योंकि कई नेता और कई जो ये सैनिक बनाए जाते हैं ये कई बार अपनी मनमानी से अपने मन मुताबिक भी कार्य करते हैं और इसलिए यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता का अंत हो जाता है क्योंकि इन्हें विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। वह सैन्य बल राष्ट्र के स्थायी हित की सुरक्षा के लिए विशिष्ट भूमिका निभाता है और ये जो है राष्ट्र के हित के लिए अपनी भूमिका निभाता है। अब ये सैनिक जो है कई बार तो इनको जो है हमारी रक्षा के लिए भी बनाए गए हैं, पर कई बार जो है ये अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके नागरिक स्वतंत्रता का अंत कर देते हैं, यानी कि नागरिकों पर अपना अधिकार चलाते हैं और नागरिक की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो
खुला रूप उसको दिया गया है सरकार द्वारा कि वो कुछ भी अपना कार्य कर सकती है, उसको यहाँ पे जो है ये बंद कर देती है अपनी मर्जी चलाकर, क्योंकि उनको विशेष शक्तियाँ यहाँ पे दी जाती है। अब प्रजातांत्रिक समाज में नागरिक समाज और सेना के बीच क्या संबंध है, यानी कि नागरिक समाज और सेना यानी कि यही पुलिस और नागरिक जो है हम, वो किस प्रकार से एक दूसरे के जो है संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। एक पॉइंट तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये लोग शक्तियों का गलत उपयोग करके भी नागरिक समाज को दबाते हैं। न्यायपालिका सैन्य सेवा के सदस्यों सहित सैन्य बल को नागरिक स्वतंत्रता को संकट में डालने से रोकती है। न्यायपालिका जो है यहाँ पे सैन्य सेवा के सदस्यों सहित सैन्य बल को नागरिक स्वतंत्रता को संकट में डालने से रोकती है। यानी कि जो न्यायपालिका है जिसका काम न्याय करना है, ये भी देखेगी कि जो हमने सैन्य बल स्थापित किया अपने देश के लिए, ये कहीं नागरिकों का गलत जो है उपयोग तो नहीं कर रहा है, यानी नागरिकों के लिए अपने अधिकारों का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा, उन्हें कोई अपने मनमानी तरीके से तो नहीं चला रहा। तो इस प्रकार से ये संबंध जो बनता है हमारे नागरिक और सैन्य शक्ति के बीच, ये न्यायपालिका द्वारा बनता है, क्योंकि वो जो है समाज में एक न्याय भी स्थापित करती है कि सैन्य बल अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके यहाँ पे जो है नागरिकों को ना दबाएं। लोगों द्वारा निर्वाचित विधायक प्रतिनिधि कानून बनाते हैं जो सेना संगठन एवं राष्ट्र की नीतियों को परिभाषित करते हैं। और यहाँ पे जो भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने वोट देके, वही लोग जो हैं यहाँ पे राष्ट्र की नीतियाँ बनाते हैं। और ये प्रजातांत्रिक समाज की यहाँ पे बात हो रही है। लोगों द्वारा जो है निर्वाचित विधायक प्रतिनिधि कानून बनाते हैं जो सेना संगठन एवं राष्ट्र की नीतियों को प्रभाषित करते हैं। यहाँ पे एक सैन्य बल है और एक जो है प्रजातांत्रिक है, यानी कि जो हमारे द्वारा ही चुना गया है, उनके बीच भी हम जो है क्या संबंध होता है कि हमारे द्वारा ही हम उसे चुनते हैं कि वो हमारे अधिकारों के लिए कार्य करें। अब ये जो सैनिक हस्तक्षेप होते हैं प्रजातंत्र में, ये किस कारण होते हैं, या फिर हमारे देश में जितने भी सैन्य हस्तक्षेप हुए हैं इसके क्या कारण हैं? तो यहाँ पे दो कारण मेन है, सेना का स्वरूप और नागरिक समाज एक सैनिक शासन का स्वरूप। सेना का स्वरूप में हम क्या जान सकते हैं? समाज में असंतोष व निराशावाद सैनिक हस्तक्षेप का एक कारण है। और भी प्रकार के जो भी सैन्य हस्तक्षेप होते हैं, यानी कि जो भी बमबारी वगैरह होती हैं दूसरे देश की, ये सब किस वजह से होती है कि कोई देश अगर हमसे जो है निराशावाद है या फिर असंतोष है, यानी कि अगर कुछ भी चीज़ उसे हमारी पसंद नहीं आई है, इस वजह से ही सैन्य हस्तक्षेप हम मान सकते हैं। तो सैनिकों के पास वे सभी आवश्यक हथियार हैं जिससे शासन सत्ता को उखाड़ और विरोधियों को चुप कराया जा सकता है। और सैनिकों को यहाँ पे शक्ति दी जाती है कि वो जो है अपने हथियारों का यूज़ करके किसी भी इतने यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, इतनी शक्ति दे दी जाती है कि वो सत्ता को वहाँ से हटा सकते हैं और अपने विरोधियों को चुप करा सकते हैं। यानी कि उनको नुकसान पहुँचा के अपने हथियारों का यूज़ करके उन पर जो है दबाव डाल सकते हैं। यहाँ पे मतलब है सैन्य बलों को अच्छी तरह से स्थापित किया जाता है ताकि सरकार की दिक्कतों को लाभ उठाया जा सके। और क्योंकि सैन्य बल के अंतर्गत पूर्ण प्रकृति की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वह किस प्रकार का कदम उठा सकते हैं, और सैन्य बल यहाँ पे जो है सरकार की दिक्कतों को जो है लाभ उठा सके इसलिए तैयार किया जाता है। पर ये जो है मतलब कि इन्हें इतनी शक्तियाँ दे दी जाती हैं, ये किसी भी प्रकार का कदम उठा सकती हैं और जो है किसी भी राज्य को दबा सकती हैं या फिर राज्य की जो है प्रजा को दबा सकती है। दूसरा है नागरिक समाज एक सैनिक शासन का स्वरूप है। कुछ देशों में सैनिक अधिकारी सर्वोच्च होने पर भी प्रशासन सर्वोच्च मान्यताओं के आधार पर कार्य करते हैं। अब कुछ देशों में जो है सैनिक अधिकारी बनाने के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं अपनी प्रजा के अनुसार ही कार्य करते हैं, यानी कि जो उनकी जनता द्वारा कहा गया है, मतलब इतनी शक्ति देने के बाद भी जो है लोगों की यहाँ पे सुनी जाए। अब हमारे देश में कितनी भी पुलिस बना ली जाए, कितने भी कानून बना ले जाएं, कितनी भी सरकारें संगठित हो जाए, पर अगर हमारी जनता को कुछ पसंद नहीं आता है तो उसके खिलाफ़ वो आवाज़ उठाती है। और वो जो है जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तब जो है हमें समाज की सुननी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ देशों में जो है सैनिक अधिकारी सर्वोच्च होने पर भी, सैनिक अधिकारियों को सर्वोच्च तो माना गया है, पर उनके सर्वोच्च होने पर भी प्रशासन सर्वोच्च मान्यताओं के आधार पर कार्य करता है। भारत में भी नागरिक समाज महात्मा गांधी, नेहरू, विपक्षी नेताओं, राम मनोहर लोहिया आदि के प्रजातांत्रिक आदर्शों पर आधारित था, इसलिए कोई भी सैनिक हस्तक्षेप नहीं हो सका। और जैसे कि प्रजा की जो सुनी जाती है, इस प्रकार से भारत में भी जो है एक प्रजातांत्रिक देश था,
यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जो थे, मतलब ये भी कोई नेता नहीं थे पहले, ये एक आम आदमी थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो यहाँ पे ये भी एक नागरिक समाज इन्होंने बनाया था, सब नागरिकों को इकट्ठा करके एक समाज अपना बनाया। और नेहरू और जो है राम मनोहर लोहिया, इन्होंने भी जो है श्रमिकों के लिए कार्य किया था। तो इस प्रकार से ये सब जो है एक नागरिक समाज बनाया इन्होंने भारत में और शासन किया हमारे देश में। राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप का इतिहास, यानी कि जो हमारे देशों में क्या क्या सैनिक हस्तक्षेप हुए हैं उसके, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी सैन्य शक्ति है किसी भी देश में, जो है सैन्य शक्तियों को किस किस देश में अपनाया गया है यहाँ पे। तो उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है थाईलैंड। इन्होंने भी जो है सेना का यहाँ पे चलती है। किसी देशों में क्या होता है, प्रजा की सुनी जाती है कि जो है उस देश की प्रजा क्या चाहती है उसके अनुसार होता है, और जो है उस देश के जो भी कानून बनाए गए हैं, संविधान बनाया गया है, उसके अनुसार कोई देश चलता है। और एक होता है सेना के अनुसार। तो सेना अनुसार कौन कौन से देश हैं? थाईलैंड में सेना ने सबवे को राष्ट्र के संरक्षण के रूप में घोषित किया है, परंतु दक्षिण कोरिया और थाईलैंड को सैनिक शासन वाला देश मानकर सेना से प्रभावित भी माना जा सकता है। थाईलैंड में भी यहाँ पे सेना को अपनाया गया है। ये जो है अपने आप को राष्ट्र का संरक्षक मानती है। वहाँ पे थाईलैंड में जो है सेना जो है उसको ही राष्ट्र का संरक्षक माना गया है, यानी कि वही जो है एक राष्ट्र को, जैसे हमारे यहाँ हम नेता को मानते हैं, यानी कि हमारे जो भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सब हमारे देश की रक्षा करेंगे। पर यहाँ पे जो है सेना का राज है थाईलैंड में, और इसी वजह से इसको जो है कभी कभार सेना का जो है प्रभावित शासन भी कहा जा सकता है, यानी कि इसकी जो सेना होती है वही यहाँ के लोगों को प्रभावित करती है। जो सेना चाहेगी वैसा ही जो है लोगों को करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं शुरू से ही सैन्य शक्ति यहाँ पे रही है, तानाशाही हम देख सकते हैं। 1958 से 1969 की अवधि जनरल अयूब खान के नेतृत्व में सेना तानाशाही की अवधि रही। सेना ने राज्य के मामलों का संचालन किया, जिसका सब पर नियंत्रण रहता। यहाँ पे जो 1958 से 69 तक जनरल अयूब खान जो थे, वहाँ उनकी टाइम में भी तानाशाही की अवधि रही। सेना ने राज्यों के मामलों का संचालन, यानी कि यहाँ पे तो शुरू से ही पहले के टाइम में भी देखें, अब के टाइम में भी देखें, सैन्य शक्ति जो है उसी का संचालन हुआ है, यानी कि सेना के अनुसार जो कार्य किया जा सकता है वही यहाँ पे किया गया है, जिसका सब पर नियंत्रण रहता था। और सैन्य शक्ति का ही यहाँ पे शुरू से जो है नियंत्रण रहा है। इसके अलावा और कौन से देश में है? बांग्लादेश का यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। बांग्लादेश 1971 में एक संसदीय प्रजातंत्र था। नवंबर 1975 की सैनिक क्रांति ने जनरल जिया और रहमान को सत्ता में लाया। 1975 में यहाँ पे जो जनरल थे, जनरल जिया, वो यहाँ के उन्होंने मतलब सत्ता में आए और यहाँ पे राष्ट्रपति भी बन गए थे एक टाइम पे यहाँ के। तो वह 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और 1982 में दूसरी बार राजनीतिक सत्ता पर सेना का अधिकार हो गया। सबसे पहले यहाँ पे जो है संसदीय प्रजातंत्र था, उसके बाद मतलब इससे पहले भी सेना का अधिकार था यहाँ पे, पर 1971 में यहाँ पे एक संसदीय प्रजातंत्र था। उसके बाद जो यहाँ के इस टाइम के जो नेता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जनरल जिया जो थे वो यहाँ के राष्ट्रपति बने और 1982 में उन्होंने फिर से जो है यहाँ पे सत्ता पर सेना का अधिकार कर दिया, यानी कि सेना जो है अब चलाएगी सब कुछ। और HM इरशाद में मार्शल कानून की घोषणा की। मार्शल कानून यहाँ पे उसकी घोषणा की गई कि अब जो है संविधान को हटाकर यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक दलों पर, मतलब जो भी सैन्य शक्ति होगी उनका ही प्रयोग किया जाएगा। तो मार्शल कानून की घोषणा की और संविधान को हटा दिया, सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और अपनी शासन व्यवस्था को दिसंबर 1990 तक इन्होंने जो है चलाया। जनरल जिया की जो सत्ता थी 1990 तक यहाँ पे चली थी और इन्होंने जो है सभी हमारे देश में संविधान को, बांग्लादेश में जो है संविधान जो था इसका उसको हटाकर अब राजनीतिक दलों पर जो है दबाव कर दिया। सैन्य शक्ति यहाँ पे लेकर आए। 1982 में दोबारा से यहाँ पे सैन्य शक्ति आ गई और राजनीतिक दल जो थे उन पर सब पर सेना का दबाव यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो है 3 उदाहरण आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप इतना भी लिखते हैं तो
तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं आपको मतलब कुछ भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है या और कोई इस चैप्टर से आपका डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। माई एग्ज़ाम सोल्यूशन की तरफ से आपको जो है सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी, जिसमें जो है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको उसमें क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उसके लिए जो है प्रिपेयर करवाया जाए। तो इसकी और इन्फॉर्मेशन आप हमें व्हाट्सएप पर DM करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।